आर्गन जो राइट साइड पे पड़ा होता है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड लीवर। इसके कितनी लोब्स होती है, दो। दिस इज राइट हेपेटिक लोब एंड दिस लेफ्ट हेपेटिक लोब, ऐसा है ना। इस राइट हेपेटिक लोब से एक डक्ट निकलता है, दैट इज राइट हेपेटिक डक्ट। कौन सा, राइट हेपेटिक डक्ट। और यहाँ से क्या आता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये दोनों जब बाहर निकलते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, इससे बनते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जो राइट लोब है इसके साथ गॉल ब्लैडर होता है। क्या चीज होती है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इसको क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। तो दिस डक्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। और जब सिस्टिक डक्ट आगे आता है तो किसके साथ मिलता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इससे बनते हैं कॉमन बाइल डक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम बिलियरी ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियरी ट्री। ये नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। और जो कॉमन बाइल डक्ट है ये कौन सा पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अ सी शेप स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, सी शेप। ड्यूडेनम के फिर फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से, 4। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ओपन होता है। कहाँ पे होता है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब देखे यहाँ पे, अब आपने फूड खाई है, जो बाइल है, बाइल इट इज अ ग्रीनिश फ्लूइड। बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर, लेकिन बाइल इज स्टोर्ड बाय द गॉल ब्लैडर। जो बाइल है ये बनता तो लीवर में है, लेकिन इस बाइल की जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब एक पेशेंट, हमने खाना खाया है, फूड लेने के बाद जब वो स्टमक पे आता है, अब इधर सुन ले, हाँ, when this food after the stomach goes into the duodenum, तो ड्यूडेनम की जो म्यूकोजा है उसके अंदर कौन से सेल होते हैं, आई सेल। तो जब फूड ड्यूडेनम में आए तो उसको स्ट्रेच कर देता है। एंट्री टू द फूड विल स्ट्रेच आई सेल्स इन द ड्यूडेनम एंड इट विल रिलीज अ सब्सटेंस नोन एज सीसीके। तो सीसीके आती कहाँ से है, आई सेल से, जब फूड ड्यूडेनम में आ जाए। और जब सीसीके रिलीज हो जाए, सुन ले, तो सीसीके हमारे पास 3-4 काम करती है। एक, ये पेंक्रियाज से जूस की सिक्रीशन को क्या करेगी, हाँ जी, बढ़ाएगी। पेंक्रियाटिक एंजाइम बढ़ाएगी ताकि फूड क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो इट इंक्रीजेस पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन। नंबर 2, इट कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर। ये इससे गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि यहाँ से क्या निकले, बाइल। और वो बाइल आकर फूड की क्या करे, डाइजेशन करे। और जिस एरिया पे ड्यूडेनम के जिस एरिया में क्या चीज ओपन होती है, कॉमन बाइल डक्ट, इसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। इसको सेंटर ऑफ ओडी भी कहते हैं। ये मसल से बना होता है। इस मसल को कंट्रैक्ट करना पड़ेगा कि रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि बाइल अंदर आ जाए। तो इसको रिलैक्स भी कोलिसिस्टोकाइनिन करता है। क्लियर है। अब फूड स्टमक से ज्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए, कम। जितना कम आएगा स्लोली उतना डाइजेशन अच्छा होगा। अगर ये ज्यादा आता रहे तो डाइजेशन तो नहीं हो पाएगा ना। अब इधर एमसीक्यू सुन ले। जब फूड आया है वो ड्यूडेनम में गया, तो ड्यूडेनम के अंदर कौन सा सेल एक्टिवेट हुआ, आई सेल। आई सेल एक्टिवेशन रिलीज कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ने पेंक्रियाटिक एंजाइम क्या किए, इंक्रीज। कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम किया है कि यहाँ से फूड कम आए ताकि ज्यादा टाइम मिले डाइजेशन के लिए। क्लियर है। अब मुझे ये बताए कि अगर एक पेशेंट है उसकी नेक में यहाँ पे स्टोन है, कोलिलिथियस का पेशेंट है, स्टोन है। अब वो फूड लेता है तो फूड लेने के बाद आई सेल से क्या रिलीज होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब यहाँ पे नेक में क्या पड़ा है, स्टोन पड़ा है। ये गॉल ब्लैडर जब कंट्रैक्ट करेगा, ये ल्यूमेन पहले से नैरो है, और जब ये कंट्रैक्ट करेगा ऊपर से तो पेन सेंसिटिविटी ज्यादा होगी कि कम। जब द क्वेश्चन कम कि कोलिलिथियस के अंदर चिकनाई वाली खुराक खाने के बाद पेन इंटेंसिटी क्यों होती है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। ये आप लोगों का वाइवा में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। कोलिसिस्टोकाइनिन कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करता है ताकि बाइल निकाले, लेकिन वहां से तो स्टोन पड़ा है। अब बाइल निकलेगा नहीं और स्टोन जोर लेगा कि नहीं, और इसकी जो जोर होगी, सिविरिटी होगी, दैट विल इंक्रीज द पेन इंटेंसिटी। क्लियर है। तो एग्जाम में अगर आपसे सर वैसे पूछे, कैन डॉक्टर साहब टेल मी व्हाई कोलिलिथियस पेशेंट हैज मोर पेन ऑन टेकिंग फैटी फूड, द रीजन इज ड्यू टू रिलीज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन, इट विल कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर एंड इंक्रीज द पेन इंटेंसिटी। क्लियर है कि नहीं। तो ये पेन इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। अब
अगर इस गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, या तो इसके अंदर स्टोन है ना, स्टोन, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन को हम क्या कहते हैं, कोलीलेथियासिस, ठीक है, कोलीलेथियासिस। ये दो तरह की होती है, कैलकुलस। अब देखिए कोलीलेथियासिस इज टू टाइप, नंबर वन ए पिगमेंटेड स्टोन, और एक को कहते हैं पिगमेंटेड स्टोन। ये भी वाइवा है, ठीक है, क्योंकि ये सर्जरी में वाइवा जरूर होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बनते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, दो, ए पिगमेंटेड टाइप स्टोन और पिगमेंटेड टाइप। अगर सर्जन उस स्टोन को निकाले और वो येलो हो और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो ज्यादा, क्या हो, कोलेस्ट्रॉल, दैट इज ए पिगमेंटेड स्टोन। तो ए पिगमेंटेड स्टोन इज ऑलवेज कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ये कौन से स्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्टोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं वो ए पिगमेंटेड होते हैं। लेकिन जिस गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर बिलिरुबिन का नाम सुना है कि नहीं, बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होता है, तो बिलिरुबिन ये हमारे पास स्टोन को क्या बनाता है, पिगमेंट बनाता है। क्योंकि बिलिरुबिन का मिसाल ऐसा है जिस तरह पत्थर के अंदर शीशे होते हैं, ये एक स्टोन के अंदर इस तरह शाइनिंग टाइप देता है और ये बिलिरुबिन होता है। तो बिलिरुबिन कैन कॉज पिगमेंटेड स्टोन बट कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज ए पिगमेंटेड स्टोन। अब गॉल ब्लैडर के अगर 100 मरीज है, 100 उनमें से 95% लोगों के अंदर ए पिगमेंटेड स्टोन होता है। ये भी इंसिक्यूज आते हैं कि मोस्ट कॉमन कोलीलेथियासिस क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जिस तरह किडनी में कैल्शियम फास्फेट स्टोन या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, तो इसी तरह गॉल ब्लैडर की स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन, और यहाँ पे लेके 5% केस में पिगमेंटेड या बिलिरुबिन स्टोन होता है। क्लियर है? तो मोस्ट कॉमन कोलेस्ट्रॉल है और लीस्ट कॉमन हो दैट इज कॉल्ड पिगमेंटेड या बिलिरुबिन स्टोन। आपसे सर पूछेगा इसकी रिस्क फैक्टर बताए गॉल स्टोन की। नंबर वन, इट कॉमनली अफेक्ट मोर फीमेल एज कंपेयर टू मेल। क्लियर है? दोज फीमेल हु आर द एज ऑफ 40, दोज फीमेल हु आर एबल टू फर्टाइल, फर्टाइल मीन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 के दरमियान, जब तक मीनोपॉज नहीं आती तो फीमेल कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, तो वो फर्टाइल है कि नहीं है। इसका मतलब फीमेल सेक्स हैज अ मोर चांस फॉर कोलीलेथियासिस, दोज फीमेल हु आर अराउंड द एज ऑफ 40 इयर्स एंड दोज फीमेल हु आर इन रिप्रोडक्टिव एज, फर्टाइल। और आखिर में जिसमें फैट लेवल क्या हो, ज्यादा, दोज हु आर फैटी। अब जब फैटी हो तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, ज्यादा, एंड दैट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बिकम्स सैचुरेटेड एंड कैन कन्वर्ट इनटू ए पिगमेंटेड स्टोन। क्लियर है? तो जब भी रिस्क फैक्टर वाइवा में पूछे गॉल स्टोन की तो 4F याद रखें, फीमेल, 40 इयर्स, फर्टाइल एंड फैटी। क्लियर है कि नहीं? ये 4F आप लोगों ने याद रखने हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आज एग्जाम में, व्हाट इज योर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कोलीलेथियासिस? अल्ट्रासाउंड। क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड। एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन नहीं करते बिकॉज एक्सरे कैन नॉट पिक अप कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन को पिक नहीं कर सकते। और मोस्ट कॉमन स्टोन कौन से है? कोलेस्ट्रॉल। जो स्टोन एक्सरे पिक ना करे, दिखा ना सके, इसको रेडियोल्यूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोल्यूसेंट। और जो हमें एक्सरे दिखा सके उसको रेडियो ओपेक कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन ऑन दी एक्सरे इज रेडियोल्यूसेंट। लूसेंट में एल है, एल फॉर लूज, कि हम लूज कर देते हैं। तो हमें एक्सरे करना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड करना चाहिए? अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। और अगर आपसे और भी थोड़ा अच्छा पूछे कि अल्ट्रासाउंड विल टेल यू द स्टोन इन गॉल ब्लैडर, बट हु विल टेल यू द सिविरिटी, मतलब साइज ऑफ स्टोन, लोकेशन ऑफ स्टोन एंड डिग्री ऑफ द स्टोन, दैट इज सीटी स्कैन। वो क्या बताती है? सीटी। तो गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड, बट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इज सीटी स्कैन। वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन आपको ये बताती है कि स्टोन गॉल ब्लैडर में कहाँ पे है और स्टोन की एक्चुअल साइज कितनी है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि स्टोन की जो सिविरिटी है वो लोकेशन, नंबर और साइज पे डिपेंड करती है। आपको अल्ट्रासाउंड तो बताएगा कि यहाँ पे स्टोन है, लेकिन अब स्टोन कितना है, साइज कितना है, लोकेशन क्या है, वो कौन बताता है? सीटी स्कैन बताता है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द कंसेंट ऑफ कोलिसिस्टेक्टोमी और दिस व्हाट ऑल अबाउट योर वाइवा क्वेश्चन। ठीक है, अब शाबाश 2 मिनट ब्रेक करे, एक बंद आए और मैं कोलिसिस्टेक्टोमी का अब देखे जरूरी है कि ये चीजें बताए, कोई और चीज जहन में रखे और मुझसे पूछे, ताकि आप लोग ये जो एम्बिग्विटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? इसके बाद समझ गए कि नहीं? हाँ जी, ओके ओके। He is asking a question that is called, the question he is asking that is called कोलिडोकोलिथियासिस।
तुम क्या कहते हैं, कोलीडोकोलिथियसिस, दैट इज स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। तुम क्या कहते हैं, स्टोन इन दी कॉमन बाइल, यही है ना। ओके देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट आता है, सिस्टिक डक्ट, और यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है, और ये कॉमन बाइल डक्ट में आता है ना, ये CBD है, कॉमन बाइल डक्ट। अगर स्टोन यहाँ पे पड़ा है, दैट इज कोलीलिथियसिस, दैट इज कॉल्ड कोलीलिथियसिस। अगर ये स्टोन किसी वजह से स्किप करे और ये गॉल ब्लैडर से निकले और ये यहाँ पे आकर ऑब्स्ट्रक्शन करे, अब दिस इज अ स्टोन विद इन द डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट में है, इसको हम कोलीडोकोलिथियसिस कहते हैं। डो को मीन फॉर डक्ट, ये डक्ट के अंदर है, डी फॉर डक्ट, क्लियर है कि नहीं, कोलीडोकोलिथियसिस। अब यहाँ पे हमारे पास याद रखे कि हमारे बॉडी के अंदर RBC की नॉर्मल लाइसिस कितने दिन बाद होती है, 120 डेज, क्लियर है। 120 डेज बाद जब RBC की लाइसिस होती है, इसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस कैन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। RBC लाइसिस की वजह से हीमोग्लोबिन निकलेगी, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू ग्लोबिन एंड हीम, ये है ना हीम और ग्लोबिन। जो हीम है इससे बनता है प्रोटोफोरपायरिन, क्या बनता है, ये नाम सुने हैं, प्रोटोफोरपायरिन, और इससे एक होता है आयरन, आयरन इज रीयूज, ये क्या हो जाती है, रीयूज। और जो प्रोटोफोरपायरिन है ये एक ग्रीन पिगमेंट बनाता है बिलीवर्डिन, क्या बनाता है, बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन बनाते हैं बिलिरोबिन, ठीक है। अब दिस इज अ येलो पिगमेंट, बिलिरोबिन क्या होता है, येलो पिगमेंट। अब जो बिलिरोबिन ब्रेक डाउन ऑफ हीम की वजह से हीमोग्लोबिन में बनती है, दैट इज कॉल्ड अनकंजुगेट बिलिरोबिन। ये तुम क्या कहते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरोबिन, या इसको हम फैट सॉल्युबल बिलिरोबिन कहते हैं, या 3rd नंबर हॉस्पिटल के अंदर इसको इनडायरेक्ट बिलिरोबिन भी कहते हैं। तो इनडायरेक्ट बिलिरोबिन, फैट सॉल्युबल बिलिरोबिन और अनकंजुगेट, इसका मतलब सेम है। और ये वो बिलिरोबिन है जो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनती है। बिलिरोबिन शुड नॉट do anything for the body, it should excrete out of the body by the help of kidney। ये कौन बाहर निकालती है, किडनी। लेकिन किडनी बिलिरोबिन को तब निकालेगी जब इसको हम कंजुगेट करें, अनकंजुगेट से किस में कन्वर्ट करें, कंजुगेट, इनडायरेक्ट से क्या करें, डायरेक्ट, फैट सॉल्युबल से क्या करें, वाटर सॉल्युबल। अब ये बिलिरोबिन एल्ब्यूमिन लेता है और इसको पहुंचाता है कहाँ पे, लीवर में, और लीवर के अंदर ये बिलिरोबिन अनकंजुगेट से कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हाँ जी, कंजुगेटेड में। और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा UDP, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, दिस इज द एंजाइम which help to convert unconjugate bilirubin into conjugate। अब ये बिलिरोबिन डायरेक्टेड हो गया किडनी की तरफ के उसको वो बाहर निकाले। अब ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ है, लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर ये प्रोसेस जब होता है तो कंजुगेट बिलिरोबिन फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट में आएगा, कॉमन हेपेटिक के बाद किधर जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में जाएगा। फिर ड्यूडिनम में कुछ कंजुगेट बिलिरोबिन स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, कुछ यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है। जो यूरोबिलिन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर यूरिन के जरिए बाहर निकलेगा, जो स्टर्कोबिलिन है वो स्टूल या फीसेस के जरिए निकलेगा। तो जो स्टूल की कलर है और यूरिन की कलर है ये बिलिरोबिन की वजह से है, बात समझ गए। अब एक पेशेंट है डायग्नोज फॉर कोलीडोकोलिथियसिस, इसको कोलीडोकोलिथियसिस है। अब यहाँ पे कंजुगेशन तो हो गई है बिलिरोबिन की, लेकिन जो कंजुगेट बिलिरोबिन है वो नीचे नहीं जा सकता। तो विच बिलिरोबिन लेवल विल बी हाई, कंजुगेट। वजह यह है क्योंकि उसकी फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। Increase bilirubin level in the body is called jaundice. If the problem lies within the common bile duct flow, that is obstructive jaundice। और obstructive jaundice के अंदर कौन सी बिलिरोबिन बढ़ेगी, कंजुगेट बिलिरोबिन बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं। अब ये कंजुगेट बिलिरोबिन बढ़ाएगी तो बिलिरोबिन तो आती रहेगी लेकिन आगे जाएगी नहीं, तो प्रेशर आगे जाएगा कि बैक लीवर पे, लीवर पे। जब लीवर
है ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। क्लियर है? इसके जरिए ERCP करके इस डक्ट के अंदर स्टोन देखा भी जा सकता है और इसके जरिए निकाला भी जा सकता है। तो ERCP इज अ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक टूल्स। ये डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है। इसके जरिए डायग्नोज भी किया जाता है और थेराप्यूटिकली मीन रिमूव भी किया जाता है। ये बात समझ गए क्या नहीं? अब इधर देखिए, ये तो नॉर्मल है। एक पेशेंट है, उसको आपने मिसमैच ब्लड दे दिया, तो उसके जो ब्लड है उसके खिलाफ रिएक्शन करके RBC लाइसिस होगी क्या नहीं? ओके। एक पेशेंट है, उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया का नाम सुना है क्या नहीं? एनीमिया है तो उसमें हीमोलाइसिस नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। अगर नॉर्मली बिलिरुबिन 2 बनते हैं तो इसमें 10 बनेगी। पैथोलॉजी है, इतने बिलिरुबिन बनेंगे कि वो लीवर हैंडल नहीं करेंगे। तो फिर कंजुगेट बिलिरुबिन ज्यादा होगा कि अनकंजुगेट? अनकंजुगेट उसको कहते हैं। अब मसला लीवर में है कि लीवर से पहले है, लाइसिस में है, लाइसिस में है। इसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। क्या है? प्री हेपेटिक। हीमोलाइटिक जॉन्डिस इज प्री हेपेटिक जॉन्डिस। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो ये लीवर का मसला है कि बाहर का? लीवर। लीवर के मसले से अगर जॉन्डिस हो जाए तो उसको हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। अब अगर लीवर ने काम कर दिया, इसने अनकंजुगेट को किस में कन्वर्ट किया? कंजुगेट में। लेकिन अब मसला डक्ट के अंदर है, स्टोन का है, तो लीवर से पहले है, लीवर का है कि बाद में है? बाद में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज अ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। वो क्या होता है? पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। क्योंकि लीवर ने तो अपना काम किया है, लेकिन जो कंजुगेट बिलिरुबिन है अब वो नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे उसकी फ्लो क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट है। तो इसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। एक वाइवा क्वेश्चन याद रखें, चाहे जॉन्डिस जो भी हो, ठीक है? एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आंसर इज फोटोथेरापी। हम क्या करते हैं? फोटोथेरापी। लाइट पास करते शुआए और इससे जो बिलिरुबिन है इसको डी पिगमेंट बना देते हैं। फीड्स में किसी ने काम किया है कि नहीं? फीड्स के अंदर जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उसमें हम बच्चों को वो लाइट पास करते हैं, फीटल होम, ये फोटोथेरापी कराते हैं। और इससे जो सेंसिटिव पार्ट है, आईज, जेनिटल, उसको कवर करते हैं, और जो बॉडी है येलो है उसको हम डी येलोवाइज कराते हैं, और जो पिगमेंट है उसको हम खत्म करते हैं। तो फोटोथेरापी इज द मेन स्टे ट्रीटमेंट। बाज़ औक़ात बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों में ये एंजाइम एब्सेंट होता है बाई बर्थ, UDP ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम नहीं है तो कैन अनकंजुगेट बिलिरुबिन कन्वर्ट इनटू कंजुगेट? नो। तो फिर ये अनकंजुगेट बिलिरुबिन फैट सॉल्युबल है कि नहीं? और फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन कैन क्रॉस एनी बैरियर इन द बॉडी इंक्लूडिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। और जब ब्रेन में ये बिलिरुबिन जाए इसको कर्नेक्टरस कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज नोन एज कर्नेक्टरस। और जब कर्नेक्टरस हो जाए तो इससे बच्चे को झटके भी लग सकते हैं, इससे मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, फिट्स आ सकती है, सेप्सिस हो सकती है। तो अनकंजुगेट बिलिरुबिन जब ब्रेन में चली जाए तो उसको क्या कहते हैं? कर्नेक्टरस। और ये तब होता है जब अनकंजुगेट किसमें कन्वर्ट ना हो जाए? कंजुगेट। और इसका एक वजह यह है कि लीवर के अंदर ये एंजाइम क्या हो? डेफिशिएंट हो। ये नाम याद रखे, ऐसा कंजेनिटल प्रॉब्लम जिसमें ये एंजाइम काम ना करे इसको क्रेगलर नजार सिंड्रोम कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड क्रेगलर नजार सिंड्रोम। तो क्रेगलर नजार सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिफेक्ट इन द बेबी where there is absent UDP glucuronide transferase in the liver, cannot able to convert unconjugate into conjugate, and fat soluble bilirubin will high to cross blood brain barrier and leading to Kernicterus, and that is called Crigler Najjar syndrome, and that is autosomal recessive condition। ये क्या होता है? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल रिसेसिव वो बीमारी होती है जिसमें एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन फादर से आए और एक मदर से आए। और अगर एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहे फादर से हो या मदर से हो, वो डिजीज कराए, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन रिसेसिव के लिए कितने कॉपी ऑफ द जीन चाहिए? 2। अगर एक आ जाए तो उस बच्चे पे सिम्टम नहीं होंगे, बट ये बच्चा ट्रेट होगा, ये कैरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरियर। कैरियर का नाम सुना है ना? तो एक सिंगल कॉपी। लेकिन रिसेसिव के लिए कितने चाहिए? 2 कॉपी ऑफ द जीन। ठीक है, 2-3 मिनट ब्रेक करें फिर परफॉर्म करते, इसको थोड़ा सा आगे करें। समझ गए ये पॉइंट के नहीं? This what you should need for cholecystectomy and